आज का हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम इज द नेम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इसके अंदर दो तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग को पढ़ने हैं। ये वाला चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम कवर करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सब कुछ इसके अंदर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी चीजें समझेंगे। फिर हम आयनिक इक्विलिब्रियम पे चलेंगे। अब लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारा जो आज का चैप्टर है, जो हमको अभी इसमें 3-4 क्लासेस लगेंगी, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम होता क्या है, उसके लिए वो समझने के लिए ना, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि लेट्स से मेरे पास बच्चों एक बीकर है और एक नल है, ठीक है, टैप है जिससे इसके अंदर पानी गिर रहा है। ठीक है, मैंने, और ये जो बीकर है ना, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। हमने क्या किया, एक बीकर रखा, ठीक है, जिसके अंदर नीचे से एक हमने वो होल बना रखा है जहां से पानी बाहर निकल सके। ठीक है, और मैंने नल चालू किया। शुरू में तो क्या हुआ ना, ये बीकर पूरा का पूरा खाली है, ठीक है, और आपने इसमें नल चालू किया। अब जैसे ही आपने टैप ओपन किया तो पानी भरने लगेगा। ठीक है, तो हमारा पानी भरने लगा। जैसे जैसे पानी भरने लगेगा, ठीक है, और यहाँ पर जो बीकर है, यहाँ पर हमने होल क्रिएट कर दिया और हमने ये बोला, ठीक है, अब होल मैंने इस साइज का बनाया, ऐसे करके रखा कि जिस स्पीड से पानी इसके अंदर गिर रहा है उसी स्पीड से यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो मैं जो कह रही हूँ, आई एम सेइंग इज कि रेट ऑफ फिलिंग द वाटर इन दिस बीकर इज इक्वल टू रेट ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द बीकर। जिस स्पीड से पानी इस बीकर के अंदर जा रहा है उसी स्पीड से पानी इस बीकर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो अब हो क्या रहा है, आपको ऐसा दूर से देखोगे तो लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा। बीकर का जो वाटर का लेवल है ना, वो एग्जैक्टली सेम है कि पहले भी ये बीकर लेट्स से आधा भरा हुआ था तो अभी भी बीकर आधा ही भरा हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है। दूर से देखने में ऐसा लगता है, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसके अंदर पानी जा भी रहा है और साथ साथ ही पानी बाहर भी निकल रहा है। तो हम लोग बोलते हैं कि रेट ऑफ वाटर एंटरिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वाटर एग्जिटिंग आउट ऑफ द बीकर, एंड वी से दैट एन इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इसका मतलब होता है कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है। इक्विलिब्रियम कब हुआ है, जिस स्पीड से पानी गिर रहा है उसी स्पीड से पानी बाहर निकल रहा है और देखने में लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है क्योंकि बीकर के अंदर वाटर का लेवल कांस्टेंट है। ये होता है अपना इक्विलिब्रियम। ऐसे ही एक दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ बच्चों। एक हमारा ये वाला रिएक्शन, ओके, ठीक है, और इसके अंदर जो N2O4 होती है ना, ये कलरलेस होती है और ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। और मैंने क्या किया, अब फिर से एक क्लोज्ड वेसल लिया, ठीक है, ये अपना रिएक्शन है, समझाने के लिए मैंने ऐसा रिएक्शन लिया जिसके अंदर कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो शुरू में मैंने क्या किया, मैंने शुरू में सिर्फ N2O4 डाली, ठीक है, N2O4 डाला, तो यहाँ पर N2O4 डाला शुरू में, और मैंने ये वेसल को क्लोज कर दिया, जिससे कि वेसल क्लोज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोई भी गैस ना इससे कुछ बाहर एस्केप ना कर सके। इन दोनों गैसेस है और अगर ये वेसल खुला हुआ था तो गैस निकल जाती ना बाहर, गैसेस एस्केप कर जाती। तो हम चाह रहे हैं कि कोई भी गैस एस्केप ना करे। ठीक है बच्चों,
तो हमने इसके अंदर शुरू में N2O4 डाली। अब जब सिर्फ N2O4 होगी किसी भी बीकर में, तो N2O4 अपनी कलरलेस है, ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंट, हमको बीकर ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा, ये एकदम कलरलेस है। बट N2O4 क्या करेगा, N2O4 डिकम्पोज करना शुरू करेगा। डिकम्पोज करना मतलब ये टूटकर बनाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो ये NO2 बनाएगा, दिस इज NO, ठीक है। तो धीरे धीरे, जब भी वो पहले कलरलेस था, कलरलेस से धीरे धीरे रेडिश ब्राउन कलर के वेपर्स बनने शुरू होंगे। समझ में आ रहा है कि हल्के हल्के लाइट रेड, लाइट ब्राउन जैसे वेपर्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद आपने देखा वो ब्राउन कलर की इंटेंसिटी और डार्क हो जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद और आप देखोगे ब्राउन कलर और डार्क हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद वो ब्राउन कलर कांस्टेंट हो जाएगा। कि अभी आप बोलो कि ऐसा इतना गाढ़ा वो डार्क सा ब्राउन कलर हो गया, तो अभी वो इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। क्यों मैंने बोला इक्विलिब्रियम अटेन हो गया? क्योंकि हमको पता है ये जो रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2NO2 भी बना सकती है N2O4, और N2O4 भी बना सकती है 2NO2। तो जब भी वो डार्क ब्राउन कलर आपको मिल गया, आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ NO2 ही है। क्यों? क्योंकि NO2 भी के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर N2O4 बना रहे हैं, ठीक है ना। और जो N2O4 बन रहा है वो फिर से डिकम्पोज हो रहा है इनटू NO2। तो हम लोग कहते हैं बच्चों कि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इक्विलिब्रियम अटेन होने का क्या मतलब है? जिस स्पीड से N2O4 डिकम्पोज कर NO2 बना रहा है, उसी स्पीड से NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके N2O4 बना रहे हैं। एंड वी से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन अटेन्ड। इक्विलिब्रियम कैसे अटेन हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से N2O4 डिकम्पोज कर NO2 बनाया, इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कि उसी स्पीड से NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर N2O4 बना रहे हैं। और आपको बाहर से देखने में लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है अब, क्योंकि ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। मतलब ब्राउन कलर जितना वो डार्क होना चाहिए ना, वो वाली चीज कांस्टेंट हो गई है। तो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, नंबर 1 कंडीशन। Number 2, second condition, concentration of each of reactants and products becomes constant. इसको मैं समझाती हूँ अभी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बीकर में जितना N2O4 और NO2 प्रेजेंट है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका अमाउंट इज कांस्टेंट। क्योंकि ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट नजर आ रही है ना आपको, इसका मतलब NO2 जो है उतना ही रह रहा है। कि अगर मैं बोलूं कि शुरू में इसके एट इक्विलिब्रियम, लेट्स से एट इक्विलिब्रियम, अगर हम बोले कि एट इक्विलिब्रियम इसके 5 मोल्स है, ठीक है, और इसके 4 मोल्स है, ठीक है, ऐसे रैंडम मैंने ले लिया, ठीक है। तो हमारे इसके 5 और इसके 4 मोल्स कांस्टेंट ही रहेंगे, क्योंकि जैसे ही इसका 1 मोल डिकम्पोज करके 2 मोल्स NO2 के बनाएगा, उसी समय पर साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर 2 NO2 के मोल्स जुड़कर एक N2O4 बना लेंगे, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। तभी तो कॉन्सेंट्रेशन अगर कांस्टेंट है, तभी तो इसके 4 मोल्स की वजह से जितना गाढ़ा वाला डार्क वाला ब्राउन कलर है, उतना ही ब्राउन कलर रहता है। क्या ये चीज बच्चों समझ में आई? अंजलि क्लियर? एक और एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। लेकिन आई होप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम है क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि दूर से देखने में लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में हो तो रहा है रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, फॉरवर्ड मतलब लेफ्ट टू राइट, और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, मतलब NO2 मिलकर N2O4 भी बना रहे हैं। दूर से देखने में लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो हम ये बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोलूंगी तो मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर में ही हमको लेना है।
और उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट करनी है। मतलब जैसे मैंने इसके 5 बोल दिए, इसके 4 बोल दिए, बराबर नहीं करनी है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसके भी 5 मोल होने चाहिए, इसके भी 5 मोल होने चाहिए, नहीं। इसके 5, इसके 4 हो सकता है एट इक्विलिब्रियम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। हो सकता है दूसरे टेम्परेचर पे इसके 5 हो लेकिन इसके 14 हो। मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज हैव टू बी कांस्टेंट, नॉट इक्वल, कांस्टेंट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। प्लीज ये वाला लिख लो, मैं 2-3 एग्जांपल्स और करवा रही हूँ, फिर इक्विलिब्रियम पे और समझते बच्चों। नोट दिस डाउन। डन मैम। डन, ओके। सो अनदर एग्जांपल इक्विलिब्रियम का, और उसके बाद ना आई विल बी मूविंग ऑन टू रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, डिटेल में चलेंगे, लेकिन अभी बस पहले मैं इक्विलिब्रियम समझा रही हूँ। सो दूसरा एग्जांपल इज कैल्शियम कार्बोनेट। ये सॉलिड है, डिकम्पोज करता है इनटू सॉलिड प्लस CO2 गैसियस, और इसको हम कहते हैं, इसको एक बीकर सा बना देती हूँ। ओके, ये ना अपना मैनोमीटर है। ठीक है, मैनोमीटर क्या होता है? मैनोमीटर ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं, जिससे हम प्रेशर को नाप सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब समझो ये वाला रिएक्शन। शुरू में तो ना मेरे पास सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट था। जब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था तो मेरा जो मैनोमीटर है ना, मैनोमीटर के अंदर मरकरी भरा होता है, और मरकरी के लेवल के बेसिस पर जो है ना हम लोग प्रेशर नापते हैं। ठीक है, सो शुरू में मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट था। अभी कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, तो ये जो मैनोमीटर है, तो हमारा हमने बिल्कुल ऐसा मानकर चला कि वैक्यूम जैसा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब एकदम खाली कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। तो ये मेरा मरकरी का लेवल है। ठीक है, मरकरी मेरा यहाँ पर इतनी ऊपर तक है। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये जो सॉलिड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 गैस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, वो क्या करेगी, ये जो मरकरी है ना, मरकरी को नीचे पुश करेगी। और थोड़ा सा इसको उधर से ले लेती हूँ, अभी मरकरी का लेवल ये है। ठीक है, तो इसने मरकरी को नीचे पुश किया और वो यहां तक ले आई, लेट्स से, क्योंकि गैस बन रही है ना, CO2 गैस, गैस जो है मरकरी को उधर पुश करेगी और मरकरी ऐसा इतने ऊपर तक आ जाएगा। तो और इसके गैस को, CO2 के गैस को हम बना देते हैं ऐसे, जो गैस बनी ऐसा करके मरकरी को पुश करी। अब समझो, इसको रिएक्शन को देखो और समझो। शुरू में केवल कैल्शियम कार्बोनेट था, तो अपना मरकरी का ये लेवल था, कोई प्रेशर नहीं था, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm की वजह से मरकरी का जो कॉलम है यहाँ पर जो है हमने रीडिंग कर रखी होती है कि मरकरी का अपना इतना रीडिंग दिखा रहा है, और वो मेजर करने का तरीका होता है दिस माइनस दिस, जो भी करता है, बट अपना ये ऐसे करके है। ठीक है, इतना वो है। अब थोड़ी देर बाद ना रिएक्शन अकर होने लगा, रिएक्शन अकर होने लगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन अकर हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है डिकम्पोज हो रहा है, वो बना रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और फिर CO2 गैस। तो वो CO2 गैस बनी, तो वो गैस के तो वेपर्स होते हैं, है ना, वो वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स इधर को आए, तो उन्होंने धीरे धीरे मरकरी को नीचे पुश करना शुरू किया। पहले मरकरी इतना था जहां पर मेरा हाथ है, ठीक है, ऐसा मान लो कि यहाँ पर था, थोड़ा सा इतना नीचे गया, फिर इतना और नीचे गया, और इतना और नीचे गया, और यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो गया। अब इसके आगे मरकरी को जो है CO2 पुश नहीं करा, तो हम बोले CO2 की वजह से इतना प्रेशर था कि मरकरी इतना ऊपर तक राइज कर गया। अब इसका क्या मतलब है, ये CO2 की वजह से वो होता गया। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि इतना तक, उस एक्सटेंट तक इसने मरकरी को ऊपर की तरफ ऐसा नीचे की तरफ पुश किया कि अब जो है ना इधर CO2, ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम आ गया। ये रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम आ गया का मतलब ये है कि जो CO2 की वजह से प्रेशर इतना है,
क्योंकि होगा क्या, जो ये CO2 है ये भी तो जो कैल्शियम ऑक्साइड बना है उससे कंबाइन कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी अकर कर सकता है, बैकवर्ड रिएक्शन भी अकर कर सकता है, दोनों रिएक्शंस अकर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू में जो है ना ये CO2 फॉर्म होती गई, तो CO2 जैसे शुरू में तो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही था, कैल्शियम कार्बोनेट ही था, तो कोई प्रेशर है ही नहीं, सॉलिड की वजह से प्रेशर होता ही नहीं है। तो धीरे धीरे जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती गई और मरकरी को नीचे नीचे पुश करती गई करती गई करती गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो इसका लेवल और ज्यादा राइज नहीं कर रहा है, मरकरी का लेवल कांस्टेंट हो चुका है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो भैया रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, हम बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, क्योंकि अब जो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बनने लगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनने लगी ना, अब थोड़ा थोड़ा ना ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाने लग रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, ये दोनों मिलकर CaCO3 भी बना रहे और CaCO3 डिकम्पोज कर कर CaO और CO2 भी बना रहा है। और हमको देखने में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, बट एक्चुअली में कभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड रिएक्शन भी अकर करता है और बैकवर्ड भी अकर करता है। ठीक है, बस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू the rate of backward reaction and the concentration of each of the reactants and product becomes constant. इन सब की concentration constant हो जाती है। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, चलो अभी ये इक्विलिब्रियम का ना बच्चों जस्ट ऐसा इंट्रोडक्शन जैसा था, और डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे, बस मैं समझाना चाहती थी कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। जल्दी से डायग्राम जैसा लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम को हम समझेंगे कैसे, किन रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल होता है, किन रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम इज नॉट एप्लीकेबल, तो वो सारी डिटेल्स हम लोग समझेंगे। प्लीज राइट नोट दिस डाउन। मैं आगे बढ़ रही बच्चों, है ना, ये लिख लिया होगा अब तक। देखो, ओके, अब इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, नंबर वन, इररिवर्सिबल रिएक्शन। एक होता है इररिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल। इररिवर्सिबल वाला रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जो सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको समझो कि जैसे हमारे पास कोयला है, कार्बन है, कार्बन को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम कार्बन और ऑक्सीजन बना सकते हैं? नहीं, हम नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज एन इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया? ये वाली चीज इररिवर्सिबल है। इररिवर्सिबल का मतलब एक ही डायरेक्शन में इट प्रोसीड्स। पहली एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं, it will form sodium chloride and water. Now all of you clearly know कि ये वाला जो है irreversible reaction है। ये NaCl, Na+ और Cl- आयंस में टूटा रहता है, और इधर भी जो है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+, Cl-, ये Na+ OH-। एक्चुअली में तो H+ OH- मिलकर वाटर वाला रिएक्शन होता है ना। तो ये इररिवर्सिबल रिएक्शन है। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। लेट्स से
I have AgNO3 इसका प्रेसिपिटेट कर सकता है। हमने क्या किया, मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब्स हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्वस सिल्वर नाइट्रेट है, दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एक्वस NaCl है। इन दोनों को हमने मिक्स किया। जैसे ही हमने इन दोनों को मिक्स किया ना, एक टेस्ट ट्यूब के कंटेंट्स दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाल दिए, तो जो AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, ये ना टेस्ट ट्यूब के बॉटम में ऐसा प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड स्टेट में ऐसा नीचे इकट्ठा हो जाएगा, नीचे ही नीचे रहेगा वो टेस्ट ट्यूब के अंदर। वो ना रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो वो प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्योंकि वो प्रेसिपिटेट कर जाता है तो ये इस NaNO3 के साथ कंबाइन कर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं दे सकता है। हेंस हम इसको कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। कैसे है ये इररिवर्सिबल रिएक्शन? जब कोई एक स्पीशीज प्रेसिपिटेट कर नीचे सेटल डाउन हो गई, अब वो नीचे इकट्ठी हो रखी है, वो ऐसा पार्टिसिपेट कर, मतलब वो जो है NaNO3 के साथ रिएक्ट कर बैकवर्ड रिएक्शन नहीं देगी, तब हम बोलते हैं कि इट इज एन इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर, समझ में आया इररिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है? अब इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही ना I'll write down a few points, ठीक है, कि अगर रिएक्शन इररिवर्सिबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, बट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि इररिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर फ्यू पॉइंट्स कि कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज, क्यों इट कैन नॉट अटेन इक्विलिब्रियम? क्योंकि ये सिंगल डायरेक्शन में ही अकर करता है। रिएक्टेंट्स ही मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कभी भी प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट नहीं बना सकते हैं। तो जब भी इररिवर्सिबल रिएक्शन हो तो उससे हमारा लेना देना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। हमको उसके कोई क्वेश्चंस, हमको सीधा यही लिखना है कि रिएक्शन इररिवर्सिबल है, इसका जो है यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकता है। यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। यूनिडायरेक्शनल इसलिए क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में ही प्रोसीड करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं प्रोसीड कर सकता है। इसके अंदर ये वाला एरो इज यूज्ड, ठीक है ना, ये वाला एरो हम लोग यूज करते हैं। जनरली हम ये वाला बोलते हैं कि फेवर्ड इन ओपन वेसल, कि जो कंटेनर है ना हमारा डब्बा, उसका ढक्कन खुला हुआ है, तो हम लोग ये बोलते हैं कि these reactions, irreversible reactions are generally favored in open vessel। इसका कैसे आपको एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमने ये वाला रिएक्शन पढ़ा था, ये मैंने ऐसा वाला एरो लगाया, डबल वाला एरो, राइट में भी जा रहा है लेफ्ट में भी जा रहा है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमने अभी इक्विलिब्रियम के लिए थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले समझा है कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम अटेन होता है। बट एक बात बताओ कि अगर मेरा ना कंटेनर ढक्कन खुला हुआ हो, जैसे ये बीकर है, ठीक है, अच्छा इसमें एक ही बना रही मैं, तो इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर हमारा शुरू में CaCO3 है सिर्फ, और हमने इसको हीट किया। जैसे हमने इसको हीट किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो अगर CO2 गैस वेपर बनकर बाहर ही निकल गई, CO2 गैस बीकर में प्रेजेंट ही नहीं है, तो क्या बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर CO2 निकल ही गई, एस्केप कर गई, तो हमारे पास तो इसमें केवल CaO ही बचेगा ना। ये अपना CaCO3 था और ये अपना यहाँ पर ये COA मान लो। तो CaO को तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि CaO तभी तो CaO जो है CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाएगी। तो इसलिए तो अगर ओपन वेसल है, यही वाला रिएक्शन ओपन वेसल में इट बिकम्स इररिवर्सिबल,
लेकिन अगर मेरा क्लोज्ड वेसल होता, ठीक है, ये ओपन वेसल और ये वाला क्लोज्ड वेसल, और अगर यही वाला रिएक्शन मेरा क्लोज्ड वेसल होता तो ये CaCO3 जब भी डिकम्पोज कर कर CaO बनाती और ये CO2 होती तो ये CO2 इसके साथ कंबाइन कर कर वापस CaCO3 बना देती। तो हम बोलते हैं कोई एक रिएक्शन जो कि ओपन वेसल में इरिवर्सिबल था वो क्लोज्ड वेसल में रिवर्सिबल पॉसिबल है। ठीक है, आया समझ में कि ओपन वेसल हम लोग क्यों बोलते हैं कि यही वाला रिएक्शन जो है, ये वाला रिएक्शन अगर क्लोज्ड वेसल है तो रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन अगर ओपन वेसल है, ढक्कन खुला हुआ है कंटेनर का, तो फिर कोई भी एक स्पीशीज एस्केप कर सकती है, वो चली जाएगी तो हमारा एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन अकर कर सकता है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? Yes, अनुभव, ma'am. भावना, देवलीना, ऑल गुड? ठीक है, आज सब लोग बहुत चुप चुप है क्लास में। चलो ओके, दिस इज क्लियर। इरिवर्सिबल रिएक्शन, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हैं। डन? अच्छा, कल का सबका मेजर टेस्ट कैसा हुआ? कल का मेजर टेस्ट दिया था? Yes, ma'am. कैसा हुआ? आते थे बच्चों क्वेश्चंस? Yes, ma'am. गुड, आई होप आप सब लोग के बहुत अच्छे मार्क्स आए हो। ठीक है, चलो, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, कुछ ही रिएक्शंस होते हैं, नॉट ऑल द रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर इरिवर्सिबल। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में अकर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलकर अमोनिया बना सकते हैं, और अमोनिया डिकम्पोज कर कर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना सकती है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन प्रोवाइडेड क्लोज्ड कंटेनर हो। अगर ओपन होगा ना, ओपन कंटेनर होगा, ओपन वेसल होगा, तो कोई भी एक चीज एस्केप कर सकती है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन नहीं हो सकता है। वन एग्जाम्पल। Another example is this: hydrogen gas, iodine gas gives 2HI. ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है कि H हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज कर हाइड्रोजन और आयोडीन बना सकती है। Another example of irreversible, sorry, an example of reversible reaction. तीसरा example of reversible reaction is this. This is also an example of रिवर्सिबल रिएक्शन कि SO2 और O2 कंबाइन कर कर सल्फर ट्राइऑक्साइड बना सकते हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड डिकम्पोज कर कर सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बना सकती है। These are some of the examples of reversible reactions. जैसे हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे थे, ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं। एक तो रिएक्शन proceeds in both directions, इसका मतलब है reactant reacts to form products and product react to form reactants, मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और प्रोडक्ट्स मिलकर रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं। पहला पॉइंट, इसको इसीलिए हम बाई डायरेक्शनल बोल देते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकता है। तीसरा पॉइंट, ये वाला एरो आप बनाओगे कि फॉरवर्ड में भी अकर कर रहा है, बैकवर्ड में भी अकर कर रहा है। नंबर 4, can attain equilibrium. Number 5, favored in closed vessel. वेसल अपना क्लोज होना चाहिए। अगर ओपन वेसल हुआ तो फिर डेफिनेटली
डेफिनेटली वो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, नोट दिस पॉइंट्स। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कोई रिएक्शन है हमारा क्लोज्ड वेसल में, वो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर हमने वेसल को ओपन कर दिया, उसका ढक्कन खोल दिया, तो वही रिएक्शन जो पहले इरिवर्सिबल था, अब वही रिएक्शन, सॉरी पहले रिवर्सिबल था, अब वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। हाँ, जैसे इधर ही, जैसे ये वाला एग्जांपल है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने अगर बीकर लिया और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, हमने इसको थोड़ा सा मतलब हीट किया कि जो भी ऑप्टिमम कंडीशंस होते हैं जिसपे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहा है, तो वो अमोनिया बनाने लग जाएगा। लेकिन क्योंकि ये वेसल ओपन है, तो ये सारी अमोनिया एस्केप कर जाएगी। सारी अमोनिया एस्केप कर गई तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन हाइड्रोजन ही रहता रहेगा, और फिर वो धीरे धीरे कंज्यूम होकर फिर वो सारा का सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये हमारा क्लोज्ड वेसल होता, हम यहाँ पे ढक्कन लगा दे, ठीक है, तो ये दोनों मिलकर अमोनिया बनाएंगे, और अमोनिया भी डिकम्पोज कर कर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जो है ना यहाँ पर इन तीनों की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, नोट दिस डाउन। डन, बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बच्चों। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत थ्योरी ना मैं जान कर ऐसा धीरे धीरे करके चल रही हूँ कि पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, इस पे सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी वेरी कुछ नहीं आती इसके अंदर। आगे बढ़ रही हूँ मैं बच्चों। ओके, सो मेरे पास लेट्स से एक रिएक्शन है, R1 और R2 मिलकर P1 प्लस P2 बना रहे हैं। ठीक है, सब सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी ले लो, क्लोज वेसल है मेरा, मैं इक्विलिब्रियम समझाना चाह रही हूँ, और उसके अंदर जो मेरे दो क्राइटेरिया थे वही वाली चीज समझाना चाह रही हूँ। शुरू के अंदर क्या हुआ ना, जब भी मैंने ये वाला रिएक्शन अगर करवाना है, तो शुरू में मैंने सिर्फ R1 और R2 लिया। शुरू में तो हम रिएक्टेंट्स ही लेते ना सिर्फ, तो मैंने सिर्फ रिएक्टेंट्स लिया। तो मैंने बोला कि बेटा मेरे पास इसके तो 10 मोल्स है, इसके भी 10 मोल्स ले लेते हैं, ये तो 0 है। ठीक है, तो शुरू में मेरे पास केवल ओनली रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है। नाउ जब मेरे पास सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके लिख देती हूँ। तो इनिशियली ओनली reactants are present। अब जब शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट ही प्रेजेंट है, तो फिर रिएक्टेंट्स विल स्टार्ट रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्ट करने लग जाएंगे टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरू में तो क्या हुआ, प्रोडक्ट तो है ही नहीं। हम रेट कैसे बोलते हैं, रेट का मतलब होता है स्पीड। जैसे आप कार की स्पीड बोलते हो ना, इतनी स्पीड से कार चलाई मैंने, 40 की स्पीड से कार चलाई, 50 की स्पीड से, 100 की स्पीड से कार चलाई। तो ऐसे ही रेट का मतलब है स्पीड, कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितना फास्ट कितना स्लो अकर कर रहा है, कितना जल्दी प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो शुरू में जब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट है और कुछ है ही नहीं, तो जब मेरे पास बच्चों सिर्फ रिएक्टेंट है, तो शुरू में तो सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही अकर करेगा ना, इज दैट राइट? क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना, बैकवर्ड रिएक्शन तो अकर कर ही नहीं सकता। तो मैं बोल सकती हूँ शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन अकर करेगा। यस, थोड़ा सा ना यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया करो, बिकॉज तुम लोग मेरे सामने नहीं बैठे हुए हो क्लास के अंदर कि आई कैन सी योर फेसेस, और तुम्हारा चेहरा देखकर मैं जज कर लूं कि हाँ हाँ बच्चों को क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट था। ठीक है, तो शुरू में ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन में अकर, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही अकर करेगा, तो मैं बोलूंगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज वेरी हाई। कि रिएक्टेंट तो फटाक से इतने सारे रिएक्टेंट है, 10 मॉलिक्यूल्स इसके भी है, 10 मॉलिक्यूल्स इसके भी है, सॉरी मोल लिए जो भी ले लो, मोल मॉलिक्यूल। तो शुरू में ये भी इतना सारा, ये भी इतना सारा, ये तो है ही, ये तो बिल्कुल 0 है। तो शुरू में सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही अकर करेगा। अगर शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन ही अकर करेगा और इतना सारा रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी हाई होगा। ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल बी 0।
क्योंकि अभी तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं ना, तो प्रोडक्ट तो मिलकर रिएक्टेंट बना ही नहीं सकता है ना। करेक्ट, समझ में आया बच्चों? अनुभव यस मैम। है ना? ओके यस मैम। तो शुरू मैंने बोला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई और बैकवर्ड तो है ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ ना, अभी तो ये तो शुरू की बात थी। अभी मैंने 2 मिनट बाद देखा, 2 मिनट बाद देखा तो इसके 8 मोल बचे और इसके 8 मोल बचे और इसके लेट से 2 मोल बन गए। ठीक है, थोड़े से मोल बन गए। अभी रेट क्या होता है, करंटली कितना कॉन्सेंट्रेशन है पर सेकेंड पर यूनिट टाइम टेकन। तो अभी देखो पहले तो 10 थे तो कितने सारे थे, है ना? तो बहुत हाई स्पीड में रिएक्शन अकर कर रहा था। अब थोड़े से ना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, 10 से 8 ही हो गए ना। तो क्या थोड़ी सी मैं बोलूंगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज, करेक्ट? थोड़ी सी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अब मैंने बोला कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल डिक्रीज और साथ साथ हमारे पास 2 मोल प्रोडक्ट के भी हो गए। अब जैसे ही 2 मोल प्रोडक्ट के बने, शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 था क्योंकि था ही नहीं, 0 था शुरू के अंदर। 0 मोल्स थे P1 के, 0 मोल्स थे P2 के। तो शुरू में तो बैकवर्ड रिएक्शन हो ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हम बोले कि 0 हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब जैसे ही वो 2 मोल बन गए तो इनकी भी तो इच्छा है कि हम मिलकर R1 R2 बनाएंगे। तो साथ साथ जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन पहले 0 था, अब वो कुछ तो होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, करेक्ट? है ना? है ना? और अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब इसके ना 6 मोल बचे, इसके 6 मोल बचे, इसके 4 मोल बन गए। और अभी हम बोले कि इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन मतलब केबिन का प्रेशर कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कुछ कलर वलर कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। मतलब अपन देखकर जज कर लिया कि अभी दे हैव अटेन्ड एन इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैंने जानकर बच्चों लिखा है 6 6 4 4। मैं चाहे तो 5 5 5 5 भी लिख देती, तुम कहते बहुत ही खुश हो जाते कि हाँ पक्का से इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। 6 6 4 4 मैंने जानकर इसलिए लिखा है कि उसका रीजन सिर्फ इतना है कि इक्विलिब्रियम पर जरूरी नहीं है कि इन सबका कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो। नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो, मतलब अभी चेंज ना करे। ठीक है, सो नाउ अंडरस्टैंड। धीरे धीरे जो है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट डिक्रीज होने लगा। पहले 10 थे, इतने सारे 10 मॉलिक्यूल्स, रिएक्शन कैसे अकर करता है, R1 के मॉलिक्यूल आए, R2 के मॉलिक्यूल आए, आपस में कोलाइड करे और प्रोडक्ट बना रहे। तो शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन वाज वेरी हाई, फिर थोड़ा सा घटा, फिर थोड़ा सा घटा, रेट टाइम। तो धीरे धीरे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटता गया। ठीक है, और धीरे धीरे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ता गया। और जब जिस स्पीड से R1 R2 मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उसी स्पीड से P1 P2 मिलकर रिएक्टेंट्स बना रहे हैं, we say that an equilibrium has been attained। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है। देखो नीचे की तरफ आ रहा है ना ऐसा। शुरू में T इक्वल टू, कहां से आ रही हूँ, शुरू में T इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वाज वेरी हाई। देखो मैंने ऊपर से बनाया है, और वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो वो नीचे आ रहा है, ऐसा ऑरेंज वाला लाइन। ठीक है, और शुरू में बैकवर्ड रिएक्शन तो 0 था ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो था ही नहीं। तो अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वो ऐसे करके आ रहा है। क्लियर? सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये वाला ग्राफ क्लियर? ऐसे ही एक दूसरा ग्राफ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो इसमें हम बोलते हैं R1 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होएगी, R2 की भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, P1 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है,
P2 की भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बाय चांस है कि मैंने ये वाला एग्जांपल लिया जिसके अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने R1 R2 ना 10-10 ही ले ली, तो मेरे को दोनों को सेम ही बनाना चाहिए था। थोड़ा सा अच्छे तुम्हारे नोट्स रहे तो उसको 10 है ना, इसको 20 कर दो, इसको 16 कर दो और इसको 12 कर दो, ठीक है ना। ऐसे कर दो जिससे कि तुमको क्लियर है कि जरूरी नहीं ना दोनों को बराबर बराबर ले। जैसे N2 + 3H2 होता है तो 3 मोल्स हाइड्रोजन का चाहिए, किसी पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हो, कुछ हो रहा हो, तो इसलिए ठीक है कि मतलब R1 R2 की बच्चों कॉन्सेंट्रेशन बराबर होनी जरूरी नहीं है, कितना कितना भी ले सकते हैं, कि डिपेंडिंग अपॉन दी मोलर रेशियो, डिपेंडिंग अपॉन दी मोलर रेशियो, इसलिए ठीक है। समझ में आया? क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। तो हमने क्या बोला, दो कंडीशंस, यही बार बार मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, पहली बात। दूसरी बात ये कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, अभी मैं ये नोट डाउन कर लिया सबने। मैं 2-3 ग्राफ्स बता रही हूँ आपको, बना रही हूँ, आपको बताना है कि वो इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं है। डन? यस मैम। चल मैं ग्राफ बना रही हूँ। So मेरा रिएक्शन है R gives products and I'll draw the graph. Concentration versus time. Concentration versus time. Concentration versus time. R products. R products. और इनमें से which of these graphs 1, 2, 3 रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं। Rate versus time. Versus time. Rate of forward reaction, rate of backward reaction, rate of forward, rate of backward, 4, 5, 6, 6 है। मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है और आपको बताना है विच ऑफ दीज ग्राफ्स में इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। फर्स्ट में कॉन्सेंट्रेशंस, इसको ऐसा करके लिख देती हूँ मैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा बना देती हूँ। कोई सब लोग चुप है ना, तो मैं इसको और अच्छा बना देती हूँ। क्या क्या था मैंने इसमें, और ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकी तो ठीक है। बताओ बच्चों, पहले में जो है वो है इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है क्या? यस मैम। क्यों अटेन हो रहा है? यस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिवर्सिबल। क्योंकि मैंने क्या बोला, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस, फिर से सुनो, दो कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. Concentration of each of the reactant and product becomes constant. ठीक है, बहुत देर से एक ही चीज बोल रही हूँ, एक ही चीज पे आपको जज करना है कि रेट बराबर हो और कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो, मतलब एक ही वैल्यू हो, उसकी चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। आर की भी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट रहे, चाहे 4 मोल्स पर लीटर। पी की भी जो कॉन्सेंट्रेशन चाहे वो 40 मोल्स पर लीटर है, पर वो कांस्टेंट रहे, 40 ही रहे, वो वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, इसके बेसिस पर आप जज करोगे। डन? अभी ये लिख लिया, अभी हम वापस चलते हैं। सो यहाँ पर आ जाओ। ओके, अच्छा, क्या इधर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है विद टाइम? यस? यस मैम।
और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कांस्टेंट है विद टाइम। यस मैम। देखो ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। यस यस, मैम। इक्विलिब्रियम है। इसमें भी देखो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, इसको मैं थोड़ा और ऐसे कर देती हूँ, कांस्टेंट दिख रहा है। इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन अपना कांस्टेंट है, दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। आर की भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, पी की भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर भी क्या हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम है। यस, ठीक है। ऐसे ही इससे कंपेयर करो, ठीक है। ओके, पहले लास्ट वाले भी करते हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, आर की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है विद टाइम, दिख रहा है पैरेलल टू, और पी की भी कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है विद टाइम, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पर देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटना होता है, हमको पता है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ना होता है, 0 से शुरू होता है और वो ऐसे करके जाता है। अब क्या इन दोनों बराबर है? हमने कहा था रेट ऑफ फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। क्या इन दोनों बराबर है? नो मैम। नहीं। तो क्या ये इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं। 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 करेक्ट, वेरी गुड। क्या ये इसमें इक्विलिब्रियम है? यस मैम। यस। और सिक्स्थ वाले में इक्विलिब्रियम है? बराबर है वो, आर एफ और नो। आरपी? नो। नहीं। तो इक्विलिब्रियम हुआ? नहीं। नो। समझ में आई वाली चीज की और ज्यादा इलैबोरेट करूं? बहुत ठंडा आंसर दिया था, नॉट एवरीवन वाज आंसरिंग। सिया, एक्सप्लेन करूं कि क्लियर है? क्लियर मैम। रजत, मुस्कान, हर्षिता, देबुलिना, क्लियर मैम। ऑल गुड? चल ठीक है। और एग्जांपल्स करेंगे धीरे धीरे और समझ में आएगा। थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आई नीड टू टेल यू अबाउट होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस रिएक्शन। हैव यू ऑल नोटेड दिस? किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए? वापस एक्सप्लेन करूं? आई थिंक सबने, किसी को सबने नोट डाउन कर लिया बच्चों ग्राफ? ये मैम। ग्राफ वाला क्वेश्चन कई बार आ रखा है। ओके, सो द ग्राफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ऐसा वी आईपीएस जो भी लिखते हो ऐसा लिख लेना कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज पे आ सकता है। ओके, मैं आगे बढ़ रही हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरीके से हम बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन दो टाइप्स का होता है। एक होमोजेनस फेज, मतलब सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट सारे के सारे सेम फेज में हो, और दूसरा होता है हेटेरोजेनस रिएक्शन। ठीक है, मतलब अलग अलग फेज में हो। इसका मीनिंग समझाती हूँ। होमोजेनस का मतलब है या तो गैस फेज रिएक्शन। गैस फेज रिएक्शन मतलब कि सारे रिएक्टेंट एंड सारे प्रोडक्ट सब लोग गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैसियस, आयोडीन आयोडीन सॉलिड होती है, ये नहीं लेते, दूसरा ले लेते हैं। रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ ना, इसलिए। सब गैसेस है, ठीक है। ऐसे ही अनदर एग्जांपल गैसेस, ठीक है, गैस फेज। ऐसे ही लिक्विड फेज की बात करें तो लिक्विड फेज का एग्जांपल इज दिस, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स। इस एस्टर का नाम क्या होता है बच्चों? गैस फेज, लिक्विड फेज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सेम फेज पे हो, और इसके अंदर थोड़ा सा एक सॉलिड स्टेट की जगह नहीं बची, ऐसा लिख देती हूँ।
सिंपल सी बस नोट्स कंप्लीट करने के लिए था ये वाली चीज। होमोजेनस रिएक्शंस वो होते हैं, मतलब वो वाले रिवर्सिबल रिएक्शंस जिसके अंदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हो। अगर गैसियस स्टेट बोलो तो सारे के सारे गैसियस स्टेट में ही है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों गैसेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इन तीनों गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम अटेन कर सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर NO बनाएंगे, NO डिकम्पोज होकर N2 और O2 बनाएगा। ये अपना रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। गैस फेज रिवर्सिबल रिएक्शन है। लिक्विड फेज का वन एग्जांपल जिसके अंदर एथेनोइक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ मिलकर दिस एस्टर प्लस वाटर बनाते हैं। किसी को याद है इस एस्टर का नाम? क्या हो सकता है इस एस्टर का नाम? मनोज, क्या होगा इस एस्टर का नाम? एनीबडी एल्स? इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड होता है प्लस इथेनॉल, इन दोनों मिलकर बनाते हैं एस्टर। यहां से OH और यहाँ से H निकल रहा होता है, वाटर का रिमूवल, तो हम बोलते हैं इथाइल इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, ठीक है बच्चों, प्लस वाटर। तो सारे के सारे लिक्विड स्टेट में है, हेंस वी से दैट लिक्विड फेज रिवर्सिबल रिएक्शन। और फिर सॉलिड फेज, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट दोनों के दोनों सॉलिड फेज में। हेटेरोजेनस रिएक्शन मतलब जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल CaCO3 सॉलिड होता है, इसको जब हम करते हैं तो ये सॉलिड होता है, और CO2 गैसेस, ये सॉलिड से गैसेस है, तो हेटेरोजेनस फेज रिएक्शन। नोट दिस डाउन प्लीज। रिटन एवरीवन बच्चों, होमोजेनस हेटेरोजेनस फेज आप लोगों को समझ में आया है ना? Yes, ma'am. Cool. आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, अभी थोड़ी सी थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं। थ्योरी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले चाहिए, क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। प्लीज हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं उसके अंदर आप बोलते हो, अब ना नोट दिस डाउन, 4-5 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, तो आप बोलो प्लीज नोट करना। एट इक्विलिब्रियम concentration of each of the reactants and products becomes constant. पहला पॉइंट ये आप लोग को पता ही है, at equilibrium rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Equilibrium can be attained only if none of the gaseous reactant or product, नहीं gaseous product ही लिखे थे ना, gaseous product is allowed to escape out or solid product does not precipitate, को क्या लिखेंगे, or separate out as solid. नहीं, एक सेकेंड, only if ऐसा लिख देते हैं, none of the product is allowed to escape out or separate out as a solid.
मतलब अगर कोई गैशियस प्रोडक्ट हुआ, मैं तो थोड़ी लैंग्वेज ठीक से लिख रही थी, अगर गैशियस प्रोडक्ट हुआ तो वो एस्केप ना कर जाए, और अगर सॉलिड प्रोडक्ट हुआ तो वो नीचे, जैसे AgCl का एग्जांपल हमने देखा था ना, वो सॉलिड नीचे बीकर में नीचे इकट्ठा ही हो जाता है, मतलब वो मिक्स ही नहीं होता। इट्स लाइक जैसे पानी के अंदर आप सैंड को घोलो, तो आप कितना भी मिक्स करने की कोशिश करोगे, सैंड नीचे ही इकट्ठी होती रहेगी, वो प्रेसिपिटेट नीचे ऐसा रखी रहेगी, वो घुलेगी ही नहीं। तो वही वाली चीज कह रहे हैं कि गैशियस प्रोडक्ट तो बीकर से बाहर ना निकल जाए, एस्केप ना कर जाए, वो क्लोज्ड वेसल हो। और अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है तो फिर वो बीकर में नीचे सेटल डाउन ना हो, एज अ प्रेसिपिटेट सॉलिड कंपोनेंट करके सेटल डाउन ना हो। इक्विलिब्रियम कैन बी attained from either direction। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इक्विलिब्रियम अटेन करना हो, चाहे तो आप वेसल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले सकते हो अमोनिया बनाने के लिए, या फिर आप शुरुआत में अमोनिया भी ले सकते हो, अमोनिया भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना देगी। ठीक है, सो नन ऑफ दी कंपोनेंट्स, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन शुरुआत करो, अमोनिया बना लो, या फिर आप अमोनिया लो और अमोनिया से फिर आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लो। ठीक है, सो आप किसी भी डायरेक्शन से प्रोसीड कर सकते हो। एक लास्ट पॉइंट बचा है कैटलिस्ट का। ठीक है, सो नंबर 5 is catalyst does not alter the state of equilibrium। कैटलिस्ट क्या करता है ना, ये नहीं करता कि इक्विलिब्रियम को खराब कर देता है, कुछ कर देता है, रिएक्शन को बढ़ा देती है। हाँ, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता। जितना वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है ना रेट, उतना ही कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन का भी रेट बढ़ाता है। तो मतलब कोई रिएक्शन जैसे N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, जो ये वाला रिएक्शन लेट्स से अगर इक्विलिब्रियम 5 घंटे में अटेन करा था और हमने इसके अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, तो वो कैटलिस्ट डालने के बाद वो इक्विलिब्रियम 2 घंटे में अटेन कर लेगा, बस इतना। चाहे आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन डालो अमोनिया बनाने के लिए, तब 5 घंटे लग रहे हैं, चाहे आप अमोनिया लो और वो N2H2 में डिकम्पोज हो रहा है, तब भी 5 घंटे लग रहे हैं इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। लेकिन आप किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट ले लिया आयरन तो कैटलिस्ट होता है, तो आपने अगर कैटलिस्ट ले लिया तो वो किसी भी साइड से चलो, आप N2H2 लेके चलो या अमोनिया लेके चलो, आपका वो रिएक्शन 2 घंटे में इक्विलिब्रियम अटेन करा देगा, बस इतना। तो वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है, बस वो जल्दी रिएक्शन अकर करवा देता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है बस। ओके, तो ये तो थी अपनी थ्योरी। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़े, फॉर्मूला वाली चीज समझते हैं। एवरीवन हैज रिटन दिस डाउन? यस मैम। नेक्स्ट अब है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है आई थिंक, लॉ ऑफ मास एक्शन। दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग एंड वेग, मुझे स्पेलिंग, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती इसकी, वेग है, वागे है, वेज है, जो भी है, इन दोनों साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला, मैं उसका आपको डेफिनेशन समझाती हूँ कि उन्होंने बोला कि लेट्स से हमारा कोई रिएक्शन है, हमको इक्विलिब्रियम की बात करनी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि कोई रिएक्शन है, हमको इसके अंदर इक्विलिब्रियम की जब बात करनी है, तो उन्होंने बोला कि कोई भी रिएक्शन, सॉरी दोनों आरो, हाँ, कोई भी रिएक्शन
को इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए हम क्या बोलते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो सिंपली ये बोलकर गए कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन इज directly proportional to the active mass of the reactants. एक्टिव मास का मतलब है करंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन को रखना है आपको मोलारिटी में। सिंपली इतना बोलते थे, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ऐसा लंबा सी है कि एज पर गुल्डबर्ग एंड वेक द लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट the rate of a chemical reaction is proportional to the active mass of the reactants. ठीक है, अगर हिंदी में बोलो तो सिंपल इतना कि उन्होंने ये बोला कि अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपने R1 R2 से शुरुआत करिए, तो वो बोले कि R1 into R2 ईच रेस टू, अगर इसके A मोल्स और B मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो फॉर्म C and D, तो रेस टू A रेस टू B, सिंपली इतना। ठीक है, ईच रेस टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने बोला कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की हम बात करें तो उस केस में P1 और P2 रिएक्ट करके CD बना R1 R2 बना रहे हैं तो P1 P2 और रेस टू और D, वो सिंपली इतना बोलकर गए। क्या ये चीज समझ में आई? ये जो एक्टिव मास है, एक्टिव मास का मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मतलब उस समय पर जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है उस समय पर उसकी जो हमारी मोलैरिटी है, मोल्स पर लीटर, सिंपली इतना, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, वही अपना मोलैरिटी, वही वाली चीज। ठीक है, तो वो बोल के गए द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। या क्या ये चीज समझ में आई? उनका स्टेटमेंट समझ में आया? यस मैम। है ना, तो यही स्टेटमेंट के बेसिस पर आप बोल दोगे कि मैम ये जो लिखा है ना, इसको हम लिख देते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF। प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगा दिया KF। ठीक है, R1 रेज टू A, R2 रेज टू B, और इस वाले के लिए लिख देते हैं RB इज इक्वल टू KB, P1 रेज टू C, P2 रेज टू D। और हमको ये पता है कि at equilibrium rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, hence KF R1 raised to A, R2 raised to B is equal to KB, P1 raised to C, P2 raised to D। और हमने क्या किया, KF by KB को एक तरफ ले गए और प्रोडक्ट और ये KF by KB बन गया KC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, अब जब आपको ऐसा कोई भी इक्वेशन दे रखा होगा, मतलब कोई भी रिएक्शन दे रखा होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हो ये रिएक्शन है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ऐसा करती हूँ मैं, इधर लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसा आपको कोई रिएक्शन दिया मैंने बोला कि बेटा ये रिएक्शन है कि 2A और 3B रिवर्सिबल रिएक्शन है, 4C प्लस 5D बना रहा है। तो मैंने आपसे पूछा कि बेटा मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख के बताओ, तो आप बोलोगे KC इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू C की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 4, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 5 अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2, B की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3, दैट इज KC। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ईच रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ईच रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस मैम। अब इसके ऊपर क्वेश्चन, पता है बहुत हलवा क्वेश्चन आता है, बहुत 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 इजी क्वेश्चन।
Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb। वो आपको ना Kc दे देंगे, Kf दे देंगे और बोलेंगे Kb निकालो। अब कितना आसान है ये। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसको ना फेसबुक से याद रख लेना। फेसबुक में F पहले आता है और B बाद में आता है ना, तो मैंने तो ऐसे याद किया था, Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb फेसबुक। ठीक है, Kc इज इक्वल टू Kf बाई Kb या फिर इक्वल टू प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और रिटर्न एवरीवन, इसमें 2-3 चीजें और बताने हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। इसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसमें से एनसीईआरटी में से लेना, मैंने आपको वैसे बताई दी है कि एज पर लॉ ऑफ mass action, rate of a reaction is proportional to the product of active mass of reactants each raised to the power of stoichiometric coefficient as represented by the balanced chemical equation. All right, everyone clear? Yes, ma'am. चल आगे बढ़ते बच्चों। सो मैं ना फॉर्मूले साइड में लिखती जाऊंगी, इसके अंदर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ओके, पहला फॉर्मूला आपको हमने बताया, पहले मैं रिएक्शन लिखती हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला Kc इज इक्वल टू Kf अपॉन Kb। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोले तो Kf A का स्क्वायर B का क्यूब, और ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोले तो Kb C का रेज टू 4, C रेज टू 4, D रेज टू 5। अच्छा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू Kf, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाकर हमने Kf लगाया था। A का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू स्क्वायर, B का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर ये हमने क्यों करा, ये A रेज टू 2, B रेज टू 3 क्यों किया? उसको बड़ा सिंपल सा रीजन है कि ये जो रिएक्शन है, लेट्स से दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो ना, A प्लस A प्लस B प्लस B प्लस B गिव्स C plus C plus C plus C plus D plus D plus B plus B plus D, ऐसा ही लिखोगे ना। तो अगर हमको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना हो तो आप ऐसे तो लिखोगे A A B B B, तभी तो बन गया वो A का स्क्वायर और B का क्यूब। इसीलिए, और कोई रीजन नहीं कि क्यों हमने रेज टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगाया। ठीक है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, ये जो Kf है उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और ऐसे ही इधर Kb को बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर? कि हमारे फॉर्मूले लिख रही थी तो हमने Kf डायरेक्टली लिख दिया था, तो हम इसको रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और अगर आपको इसको डिफाइन करना पड़े तो डिफाइन जब भी ऐसे इनको करना होता है ना, बहुत ही आसान है। क्या करो, आप बोल दो कि इसको जिन चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी वैल्यू 1 ले लो। तो हम अगर बोले कि जब A की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है, B की कॉन्सेंट्रेशन भी 1 मोलर है, तो 1 रेज टू 2 तो 1 ही होता है, 1 रेज टू 3 भी 1 ही होता है, तो Kf विल बी इक्वल टू Rf। तो इसको डिफाइन कैसे कर देंगे आप, हमको ऐसा प्रॉपर अच्छी वाली इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखनी होगी ना। तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन concentration of A, मतलब concentration of each of the reactants is taken as 1 molar या unity। क्लियर? ऐसे ही आप ये भी लिख लोगे। तो नोट दिस डाउन, और हमारा एक 1 2 3 3 फॉर्मूले हो गए इधर पेज पे। चौथा फॉर्मूला
KC is equal to KF upon KB. पांचवा फॉर्मूला KC is equal to C का रेज टू 4, D का रेज टू 5 अपॉन A का रेज टू 2, B का रेज टू। तो ये हमारे 5 फॉर्मूले हो गए। इधर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशंस बताया है। कॉन्सेंट्रेशंस यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज आल्सो वन वे। देयर इज अनदर वे, ये नोट डाउन करो। फिर मैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की जगह कभी कभी केपी भी यूज करता है, तो वो मैं केपी भी समझा दूं। नोट दिस डाउन। डन मैम। अच्छा, ओके। सो अब अगर एक बात बताओ, कोई गैस है, जैसे हमारा, हमने तो हेटेरोजेनस फेज में ही पढ़ा है ना, वहां पर भी इक्विलिब्रियम होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल है। सॉरी, नहीं आया था ना। तो एक ये वाला एग्जांपल है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिखेंगे, है ना, मोल्स पर लीटर, उसका थोड़ी लिखते हैं हम इतनी आसानी से। या फिर हम बोले कि ये वाला रिएक्शन है, इस बार उल्टा करके लिख देती हूँ, 2NH3 ऐसा वाला लिख देती हूँ। ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस। तो होमोजेनस हेटेरोजेनस फेज, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कि अगर गैसियस वाले प्रोडक्ट्स आ जाए तो हम केसी कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बोल पाते हैं उस केस में। तो हम उस केस में केपी बोल देते हैं। केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो केपी इज इक्वल टू, अगर इसके लिए बात करूं तो N2H2 का क्यूब, सॉरी, प्रेशर ऑफ N2, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू 2, ऐसा। तो केसी या केपी कैसे भी करके आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, सो ये मेरा था ओके। सो 5 फॉर्मूले हुए थे उधर। फॉर्मूला नंबर 6, एक स्टेटमेंट ऐसा हैशटैग करके आप लिख लोगे। आपको ये लिखना है कि एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। हम सॉलिड्स का और प्योर लिक्विड का हम 1 मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये ऊपर वाला है, जो सबसे ऊपर वाला रिएक्शन लिखा है, ठीक है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, तो ये वाला है, और कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है। सिर्फ CO2 ही गैसियस है ना, तो सॉलिड कंपोनेंट को हम 1 मान के चलते हैं। आप इसके अंदर कैसे लिखते, आप इसके लिए लिखते, तो सबसे ऊपर वाला स्टेटमेंट रिएक्शन है, हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, आप लिखते KC इज इक्वल टू CaO की कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CaCO3 की कॉन्सेंट्रेशन। बट हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर प्योर सॉलिड है तो उसको हटा दो, तो आप उसको सिर्फ CO2 ही लिखोगे, या फिर अगर Kp लिखोगे तो सिर्फ प्रेशर ऑफ CO2 ही होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेशर थोड़ी होता है ना। सॉलिड्स का तो प्रेशर हम 1 atm मान के चलता है ना, उसके ऊपर एयर का जो प्रेशर है, मतलब उसको तो हम मानते नहीं ना प्रेशर उसकी वजह से, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, Kc भी लिख सकते हो आप, Kp भी लिख सकते हो। 2 तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कॉन्सेंट्रेशन या फॉर प्रेशर। ठीक है, तो अपना ये वाले बनते हैं Kc और Kp। नोट दिस डाउन। डन बच्चों? यस मैम। अब इसके अंदर another formula 6 7 another formula, another is relation between Kc and Kp। ठीक है, Kc और Kp के बीच का रिलेशन। तो हम लोग एक रिएक्शन लिख लेते हैं, A moles of A plus B moles of B gives C moles of C and D moles of D। इस रिएक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर हम आपसे
इस रिएक्शन के लिए केसी लिखने को बोले, तो आप लिखोगे मैम केसी हो जाएगा concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A and concentration of B raised to B. ऐसे लिखोगे आप। तो इसी को ना मैं थोड़ा सा ऐसा करके लिख रही हूँ, concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. ठीक है, मैंने ऐसे रख दिया था, सी ना कॉन्सेंट्रेशन। अब हमको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, स्टेट्स ऑफ मैटर में आप पढ़कर आए हो। Yes, तो ma'am. पी अपॉन आरटी इज इक्वल टू एन बाई वी, और एन बाई वी क्या होता है, मोल्स पर लीटर पर वॉल्यूम, तो वो कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या लिख सकते हो, पी अपॉन आरटी। दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी। तो ये C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पी अपॉन आरटी को ना, इसी को आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपका बन गया कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू C रेज टू C, प्रेशर ड्यू टू D रेज टू D, और RT लिख देते हैं, इधर RT नीचे कर देते हैं, अपॉन RT, तो P अपॉन RT था ना, तो C प्लस D, और यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू A रेज टू A, प्रेशर ड्यू टू B रेज टू B अपॉन RT रेज टू A प्लस B। क्या ये चीज करेक्ट है, प्लीज देखो। राइट एवरीवन? Yes, ठीक ma'am. है, P अपॉन RT, हाँ ठीक है, ओके। सॉरी, मुझे इसके अंदर दूसरी डायरेक्शन से चलना था, चलो कोई बात नहीं, इस डायरेक्शन से चल रहे थे, मैं केपी से लिखना चाह रही थी, मैंने केसी से लिख दिया। चलो कोई बात नहीं, खैर चलो बच्चों, दिस इज क्लियर। ठीक है, अभी ऐसा करते हैं, केसी इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सी रेज टू सी, प्रेशर ड्यू टू डी रेज टू डी, प्रेशर ड्यू टू ए रेज टू ए, प्रेशर ड्यू टू बी रेज टू बी, आरटी कर देते हैं नीचे लिखूंगी आरटी, ठीक है, आरटी रेज टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। एक बार देखो प्लीज, क्या ये चीज करेक्ट है? मैंने क्या किया, आरटी सी प्लस डी और ए प्लस बी को तो आरटी ए प्लस डी लिख दिया। ठीक है, सो दिस बिकम्स, इज दिस इक्वल टू केपी? यस, केपी क्या होता है इस रिएक्शन के लिए? अगर आपको केपी लिखना होगा तो केपी आप ऐसे ही तो लिखोगे, प्रेशर ड्यू टू सी रेज टू सी, प्रेशर ड्यू टू डी रेज टू डी अपॉन प्रेशर ड्यू टू ए रेज टू ए, प्रेशर ड्यू टू बी रेज टू, ये तो लिखते हैं इसके लिए केपी। तो ये केपी है अपॉन आरटी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको यहाँ ले जाओ, मैं इसको यहीं पे लिख दूंगा, केपी अपॉन आरटी रेज टू डेल्टा एन। डेल्टा एन का क्या अभी आप लिखोगे, डेल्टा एन की वैल्यू इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इसको मैं वहां लेके जा रही हूँ, तो के सी आर टी रेज टू डेल्टा एन इज इक्वल टू के पी। नोट दिस डाउन, और इसकी एक दो चीजें मुझे और बताने जो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास जगह कम है। ठीक है, अभी 1:28 हुए हैं, लेट्स थोड़ा सा क्लास 5-10 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं, मैं जिससे कि वाला फॉर्मूले को कंप्लीट कर दूं। रिटन बच्चों? यस मैम। थैंक यू। सो अपना फॉर्मूला बन गया, Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू डेल्टा n, where डेल्टा n is equal to moles of gaseous reactants and products, and it is equal to ऐसे लिख देती हूँ इसी फॉर्मूले, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ
gaseous reactants, यानी कि जब हमारा पास ऐसा करके रिएक्शन था तो डेल्टा एन विल बी इक्वल टू सी प्लस डी के मोल्स माइनस ए प्लस बी के मोल्स. Kp is equal to Kc RT raised to delta n. आप हमेशा 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 याद रखोगे, उसको आपने कभी भी नहीं भूलना है. ठीक है, ये अपना था. और डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग Kp किस में ले रहे हो, जनरली आप R को 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल वाली यूनिट लेते हो, विच इज इक्वल टू 1/12. ठीक है, ये वाली की वैल्यू, क्योंकि अपना ना Kp जनरली हम एटीएम में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं जनरली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में. तो कभी आपको Kp दे रखा है, ठीक है, और आपको वो निकालना है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो. ठीक है. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैसेस. इसके लिए हमने Kc लिखा था, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 1, क्योंकि इन दोनों तो सॉलिड है. ऐसे ही इसके अंदर हम अगर Kp लिखे तो प्रेशर ड्यू टू CO2 रेज टू 1. क्या Kp और Kc जो हमने यहाँ से निकाला, जो हमने अभी तक स्टडी किया था, क्या वो इस फॉर्मूला को सैटिस्फाई कर रहे हैं? बताओ जल्दी से. Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू डेल्टा n क्या है? मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स क्या है? 1 प्लस 0 और माइनस 0. तो RT है. ओके, तो इधर वाला रिलेशन बन रहा है. ठीक है, इधर वाला कॉन्सेंट्रेशन और इधर Kp है, तो बिल्कुल करेक्ट है. तो Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज़ टू 1. यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर प्रेशर के टर्म्स में, तो ये वाला रिलेशनशिप बन रहा है. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है. डन एवरीवन. मैं 3-4 क्वेश्चंस लिखूं जिसके आप मुझे फटाफट से एक्सप्रेशन लिखकर दोगे. नोट दिस डाउन क्विकली. मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रही हूँ. रिटन. Yes, ma'am. चल, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ. नेक्स्ट पेज. हमारे पास ओके, सो पहला क्वेश्चन है AgI solid gives Ag plus aqueous plus I minus aqueous. यहाँ पर आप मुझे बताओ Kc क्या होगा. ठीक है, और Kp होगा नहीं होगा, वैलिड नॉट वैलिड, क्या वैल्यू हो सकती है. ठीक है, ऐसे ही ठीक है. 1 2 नंबर 3. Balance the equation before writing the expression for Kc and Kp. ठीक है, बैलेंस करना याद रखना बच्चों. Kc Kp का एक्सप्रेशन लिखो. और Kc Kp का एक्सप्रेशन लिखो.
सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की एक्टिव मास 1 लेना है। सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स का एक्टिव मास यू हैव टू टेक एज 1। बच्चों जस्ट मुझे 5 मिनट दे दो फटाफट से। आई अंडरस्टैंड। अच्छा तुम्हारे तो अभी 2 बजे 12th के बच्चों का एग्जाम है ना? हाँ 12th के बच्चे चले गए, चलो खैर एनीवेज। डन। 11th स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला करूं मैं? नहीं, तुम लोग में से बताओ कौन बताएगा। AgI solid gives silver ions and iodide ions. Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा? भावना, Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा बेटा? Kc हो जाएगा बच्चों Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। इज इट राइट? भावना सही है कि गलत? अंजलि Yes, ma'am. सही है। अच्छा मुझे Yes, बताओ ma'am. क्या इस रिएक्शन के लिए Kp हो सकता है? देबुल है ना? क्या Kp पॉसिबल है? कोई भी गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है? No, नहीं। ma'am. तो प्रेशर इसके लिए बोलेंगे हम? नहीं, तो हम बोल नहीं। देंगे नॉट वैलिड। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट वाला करते हैं। इस केस में Kc क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन जो गैसियस स्टेट में है अपॉन इसकी तो 1 लेते तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और Kp क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ब्रोमीन गैस। क्लियर? कोई डाउट्स? सही लिखा मैंने? कुछ गलत तो नहीं लिखा? राइट? Yes, ma'am. चलो बच्चों थर्ड वाला करते हैं। पहले इस वाले को सॉल्व करने के लिए यू हैव टू बैलेंस। हमेशा आपको चेक करना है आप Kc Kp का एक्सप्रेशन तभी लिख सकते हो व्हेन द रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 और O2 कार्बन तो एक ही है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो आपने इधर 2 किया, 2 और 2, तो ये हो गया अपना। ठीक है, सो Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन ऑक्सीजन का भी स्क्वायर। ठीक है, और इसी के लिए Kp आप लिख दोगे प्रेशर ड्यू टू CO2 प्रेशर ड्यू टू वाटर का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ड्यू टू मीथेन एंड प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन का स्क्वायर। देखो बच्चों करेक्ट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू। चलो मैं लेफ्ट साइड का मिटा लूं, मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. है ना? सो इसको हम मिटा देते हैं। फोर्थ वाले के लिए तो Kc हो जाएगा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का क्यूब, और Kp हो गया प्रेशर ड्यू टू अमोनिया का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन प्रेशर ड्यू टू हाइड्रोजन का क्यूब। फोर्थ के लिए। और फिफ्थ के लिए अपना Kc will be equal to 1 upon concentration of oxygen raised to 5 and Kp is equal to 1 upon pressure due to oxygen raised to 5। ठीक है, P4O10 और P4 सॉलिड है तो उनको हम नहीं लेंगे। इज इट राइट? देखो बच्चों क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर हमको ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। विल बी सॉल्विंग सर्टेन न्यूमेरिकल्स, एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको लिखने का मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी कि हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर एवरीवन? थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम।